हेलो दोस्तों, आलम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्यकालीन शासन। और भी मैंने एंसेंट हिस्ट्री के और भी टॉपिक पढ़ाए हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम मौर्यकालीन शासक के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य कौन थे? मौर्य जो थे, इनके बारे में जो 3 मत प्रतिपादित किए गए हैं, 3 मत बताए गए हैं। कि प्रथम मत जो था स्पुनार महोदय जी ने दिया था। मौर्य को जो बताया था इन्होंने पारसी को बताया था, पारसी धर्म से बताया था। द्वितीय जो मत है इनका वो ब्राह्मण साहित्य बताया था। ब्राह्मण साहित्य ने जो बताया था वो शूद्र बताया था। जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं उन्होंने शूद्र बताया था कि मौर्य जो थे शूद्र थे। तृतीय मत जो हुआ है वो बौद्ध और जैन साहित्य से मिलता है, तो इनसे जो मिलता है तृतीय मत वो क्षत्रिय बताया है। ये मुद्रा राक्षस एक किताब है जो विशाखदत्त ने लिखी है, संस्कृत में है एक किताब। मुद्रा राक्षस में ही मौर्यों को क्या कहा गया? बिरसल कहा गया। बिरसल या फिर निम्न कुल का बताया गया मौर्यों को। तो मौर्यों का जो स्थापना करी थी, जो संस्थापक था वो थी चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो शासनकाल रहा था वो 322 से 298 ईसा पूर्व रहा था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया है। जस्टिन ने बताया सेंड्रोकोटस के नाम से बताया है। जस्टिन ने जो पहचान की है वो सेंड्रोकोटस के नाम से की है। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। प्लूटार्क जो यूनानी लेखक थे। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को और क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा गया है। इसके शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर आया था। कब आया था? 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में आया था सेल्यूकस निकेटर। इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था। दोनों के बीच संधि हो गई थी। अब इस संधि का जो परिणाम निकला, मैगस्थनीज नामक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था इसने, सेल्यूकस निकेटर ने। मैगस्थनीज जिसने इंडिका बुक लिखी है। अपनी पुत्री हेलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म में बिलीव करता था? तो ये दिगंबर धर्म का था। दिगंबर जैन का जो जैन धर्म में जो दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं उनमें दिगंबर धर्म का था। जैन का अनुयायी था। दिगंबर में जैन का। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। प्रथम जैन संगीति हुई थी इसकी, और पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगीति। इसके ही शासनकाल में हुई थी। इसकी मृत्यु जो हुई थी वो कर्नाटक का एक स्थान है श्रवण बेलगोला। कर्नाटक हासन जिला है, उसमें स्थित है। चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। संलेखना विधि से हुई थी। अब बातें हैं बिंदुसार की बात पर। बिंदुसार का जो शासनकाल रहा है वो 298 से 272 ईसा पूर्व रहा है। यूनानी लेखक है एक स्ट्रैबो। यूनानी लेखक है स्ट्रैबो ने इसे अलिड्रोचेटस के नाम से इसकी पहचान की है। फ्लेट ने इसका संबंध अमित्र घात से स्थापित किया है। बिंदुसार की माता का नाम जो बताया वो दुर्धरा बताया। पत्नी है इनकी धम्मा या फिर शुभद्रांगी। शासनकाल में इनके शासनकाल में सीरियाई एक शासक था एंटियोकोटस प्रथम। इसका दूत था डाइमेकस, वो भारत आया था। 3 चीज़ें मांगी थी। सूखी अंजीर मांगी थी, शराब थी, दार्शनिक। तो इन्होंने दार्शनिक को तो मना कर दिया था, सूखी अंजीर और शराब भेज दी थी। मिस्र का एक शासक का दूत आया था। मिस्र का जो शासक था उसका दूत आया था डायनोसियस। ये किस धर्म से था? तो ये आजीवक मत का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना करी है वो मक्खलीपुत्र गोसाई ने की है। मुख्य परामर्शदाता था इसका पिंगलवत्सा जीव। पिंगलवत्सा जीव इसका प्रमुख परामर्शदाता था। अब बात करते हैं सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का जो रहा है शासनकाल जो रहा है वो 272 से 232 ईसा पूर्व रहा है। इसे जो उपाधि दी गई है वो देव नाम प्रियदर्शी। इनकी माता का भी नाम है क्या है? शुभद्रांगी। ये चंपा राजवंश की ब्राह्मण कन्या थी। पत्नियों की बात करते हैं। और इधर संतान असंधिमित्रा निसंतान, कारुबाकी तीवर, पद्मावती कुणाल, देवी महेंद्र और संघमित्रा। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना। ये देवी जो थी एक विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी। अशोक के 2 संतान जालोक और चारुमती के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। महेंद्र और संघमित्रा ये सबसे ज़्यादा देखेंगे। कलिंग का युद्ध और उसका प्रभाव हुआ था। कलिंग का युद्ध देखेंगे। कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था। कलिंग का शासक था खारवेल। कलिंग का शासक खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख। हाथीगुम्फा अभिलेख कहाँ? ये उड़ीसा है। तो इसके अनुसार कलिंग युद्ध के समय वहाँ का शासक कौन था? नंद राज था। कल्लण के राजतरंगिणी, कल्लण का एक ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म को अपनाने के पूर्व शैव धर्म का उपासक था अशोक। चचेरे भाई सुमन के पुत्र नीय गिरोध के प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था ये अशोक। इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? उपगुप्त को दिया जाता है। बौद्ध धर्म के विकास में योगदान क्या क्या रहा है इसने? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। इसके ही शासनकाल में वो पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विभिन्न प्रचारक
भेजे थे इसने? अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। वो कहाँ भेजा था? वो श्रीलंका में भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र पुत्री को महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका। नेपाल गए थे, स्वयं चारुमती के साथ गए थे नेपाल। वनवासी रक्षित, यवन देश के लिए महारक्षित, महाराष्ट्र के लिए महाधर्म रक्षित, स्वर्णभूमि, सोन एवं उत्तरा। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय श्रीलंका का शासक कौन था? तो तीस था, जो प्रियदर्शी। धम्म शब्द राहुल वाद सूत्र से। अशोक के द्वारा बसाए गए जो नगर हैं वो देखेंगे। नेपाल में बताया सही, ललित पाटन के नाम से बसाया था। कश्मीर में श्रीनगर, जो बितस्ता है झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर बसाया था अशोक ने। नेपाल में पुत्री चारुमती द्वारा अपने पति देवपाल के नाम पर देवपाटन नामक नए शहर की स्थापना की गई थी। अशोक के उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं। कुछ ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथों के अनुसार है कुणाल, विष्णु पुराण के अनुसार सुयश। इनके बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी, कुणाल जो था अंधा था, इसलिए उसके स्थान पर संप्रति ने शासन किया था। संप्रति कुणाल के बाद आया था दशरथ, उपाधि इसे दी गई थी प्रियदर्शी की। प्रियदर्शी की मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 150 ईसा पूर्व में ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ये शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था, इसकी हत्या कर दी थी। बृहद्रथ का जो अंतिम मौर्य वंश का शासक था, और एक नए व शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्यकालीन सांस्कृतिक गतिविधियां देख लेते हैं। इनके प्रशासन के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रशासन, अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें पता चलता है। अर्थशास्त्र जो थी चाणक्य की थी, इंडिका मेगास्थनीज। तो इन बातों से हमें पता चलता है, इन किताबों से मौर्यकालीन संस्कृतियों के बारे में हमें पता चलता है। अर्थशास्त्र में शासन के जिस स्वरूप की बात की गई है वह वंशानुगत राजतंत्रीय है। शासन जो होता था यहाँ वंशानुगत होता था। कौटिल्य ने लिखा है, विशाल साम्राज्य के शासन के लिए परामर्शदात्री संस्था का होने अनिवार्य है। इन्होंने बताया था कौटिल्य ने अपनी किताब में। कौटिल्य शासन का भार मुख्यतः एक विशाल वर्ग पर था। कुछ अधिकारी थे, महत्वपूर्ण अधिकारी, जो समाहर्ता था। समाहर्ता था वो भू राजस्व वसूलने वाला होता था। एक सन्निधाता था जो कोषाध्यक्ष था। प्रशासक था, राज्य के आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला था। आंतरवशिक, राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान था ये। देवारिक, राजमहल का प्रधान अधिकारी। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का प्रधान अधिकारी था। दुर्गपाल था, आंतरिक दुर्गों का प्रधान अधिकारी। और यूनानी जो कहते थे इन अध्यक्ष को क्या कहते थे? मजिस्ट्रेट कहते थे। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि भूमि का प्रधान अधिकारी होता था, जो सीताध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल विभाग का प्रधान होता था। टकसाल जहाँ पैसा बनाया जाता है, रुपया बनाया जाता है। विविताध्यक्ष, चारागाह का प्रधान अधिकारी था। पोतवाध्यक्ष, मापतोल से संबंधित था। आंकड़ाध्यक्ष, खान का अध्यक्ष था। इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वो प्रांत थी, और इनकी संख्या जो थी 5 थी। प्रांत ये हैं, और इनकी राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, एक अवंती था। उज्जैनी, मध्य प्रदेश से प्राच्य पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो पूछ लिया जाता, कलिंग की राजधानी तोसली। प्रांत जिलों में विभक्त थे, जिसे क्या कहा जाता? आहार या फिर विषय कहा जाता था। जिले का शासक जो था वो स्थानिक कहलाता था। मौर्यकालीन शासकों की न्याय व्यवस्था, 2 तरह के न्यायालय थे। एक कंटक शोधक फौजदारी मामला था, जो न्याय व्यवस्था होते थे। एक धर्मस्थीय होता था, दीवानी। 3 अमात्य थे, 3 प्रदेष्टा थे। इसमें 3 अमात्य और 3 धर्मस्थ थे। नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक मात्र तथा जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था। ये कई बार आया, रज्जुक किसे कहा जाता था? जनपद न्यायाधीश को। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्था और एक संचार। संस्था क्या करती थी? एक ही स्थान पर टिककर गुप्तचरी करती थी। भ्रमणशील गुप्तचर थे ये संचार वाले। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें, इनकी सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं। वर्ण और वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। वर्ण के आधार पर ही यहाँ सामाजिक जीवन था। कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है। ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। जो कर होता था वो भूमि दे देते थे उसके एक्सचेंज में, जिसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेह कहा जाता था। ब्रह्मदेह कहा जाता था। कौटिल्य ने 15 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है, जो अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ग की महिला। प्रतिलोम विवाह निम्न वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण की महिला। कुछ वर्ण संकर जातियाँ थी। पिता माता, यहाँ से ब्राह्मण था, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, शूद्र, शूद्र, ब्राह्मण, ये जातियाँ थी। वर्ण संकर जाति अम्बस्ट, यहाँ निषाद, पोलकस, उग्र, चांडाल सबसे निकृष्ट। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज ने बांटा था अपनी किताब में, इंडिका में।
दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। 7 भागों में बांटा था मेगास्थनीज ने। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? विधवाओं के पुनर्विवाह होते थे। सती प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है इसमें। रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली महिलाएं होती थी। पेशल रूपदासी ग्राहकों के मनोरंजन का कार्य करती थी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति को बहुत स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत खराब नहीं थी। प्रवहण एक प्रकार का सामाजिक समारोह जिसमें खान पान की व्यवस्था की जाती थी। प्रवहण। इनके आर्थिक जीवन की बात करें, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह कहा जाता था। वार्ता कृषि प्लस पशुपालन प्लस वाणिज्य जीविका का साधन था। वार्ता। अच्छी भूमि को क्या कहा जाता था? आदेव मात्रक कहा जाता था। बिना वर्षा के खेती होती थी आदेव मात्रक। जिन जमीनों में बिना वर्षा के खेती होती थी उस भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने किसानों को सामाजिक वर्गीकरण में दूसरा स्थान दिया है। मौर्यकालीन आय के जो क्षेत्र थे वो क्या क्या थे जहाँ से आय प्राप्त होती थी? दुर्ग, विभिन्न नगरों से होने वाली विभिन्न आय, राष्ट्र जनपदों से होने वाली विभिन्न आय, एक राजकीय भूमि से जिसे भूमि को कहा जाता था सीता, गैर राजकीय भूमि से जिसे कहा जाता था भाग। उद्दत भाग की बात करें, पानी की सुविधाओं के बदले वसूल किया जाता था ये उद्दत भाग। प्रलय कर था एक आपातकालीन कर था। सेतु फलों के उद्यान औषधि से प्राप्त आय थी ये। ब्रज पशुओं से होने वाली आय थी। चाणक्य के अनुसार भूस्वामी को क्षेत्रक तथा काश्तकार को उपवास कहा जाता था, उपरा कहा जाता था। कुछ अन्य कर थे। परिहेड़क भूमि पर हानि के बदले लिया जाने वाला कर था ये। पार्श्व व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था। पिंडकर गांव से वसूल किया जाता था। निष्क्राम्य आयात व निर्यात कर था। अनाज के रूप में जो लिया जाता था कर उसे कहते थे में। नगद प्राप्त होने वाली आय को कहते थे हिरण्य। इनके व्यापारिक मार्ग की बात करें, व्यापारिक मार्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध मार्ग है उत्तरापथ। प्रारंभ पुष्कलावती से तामलुक बंदरगाह तक इसी मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। मौर्यकालीन मूर्ति कला की बात करते हैं। धौली के हाथी की तुलना में सांची और सिंगों की शैली आडंबरपूर्ण है इनकी मूर्ति कला के। यक्ष इक्षड़ियों की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध चामर ग्रहाणी की मूर्ति है। अब हम बात करेंगे किसकी? मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल की अब बात करते हैं जो मौर्यों के बाद का समय है। तो मौर्यों के बाद आया शुंग वंश जो बृहद्रथ की हत्या करती। शुंग वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? यहाँ से इतिहास आरंभ हो जाता है। मौर्योत्तर काल का इतिहास आरंभ हो जाता है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो थी वो विदेशियों का भारत पर आक्रमण थी। विदेशी आक्रमण का क्रम क्या था? यूनानी, शक, पेलन, कुषाण। हिंदू यूनानी की बात करें, बैक्ट्रिया व ग्रीक। सर्वप्रथम डिमेट्रियस का आक्रमण हुआ। इसने साकल या फिर सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। मिनांडर या मिलिंद बौद्ध साहित्य में राजा मिलिंद पानो एक किताब है। भारत आने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागसेन के साथ प्रश्नोत्तर शैली में वाद विवाद इसका संकलन भी होता है पौली बौद्ध साहित्य में मिलिंद पानो के नाम से। हेलियोडोरस एक अन्य वंश यूक्रेटाइडीज वंश के शासकों का आक्रमण हुआ था। राजधानी इसकी तक्षशिला थी। इसे यूक्रेटाइडीज वंश का शक्तिशाली शासक एंडियाफील्ड था। इसी का दूत बनकर हेलियोडोरस भारत आया था। हेलियोडोरस विदिशा के शुंग वंशीय राजा भागभद्र में दरबार में आया था। बेसनगर अभिलेख मिलता है। भारत आने के बाद भागवत धर्म अपनाया। बेसनगर को गरुड़ स्तंभ अभिलेख जारी किया। यहाँ से बेसनगर अभिलेख में जो है भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। देने वाला जो प्रथम अभिलेख है भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। शकिया सीथियन दूसरे विदेशी आक्रमणकारी थे। रुद्रदामन आया था। यहाँ शकों का सबसे महान शासक था रुद्रदामन। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख है ये जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील की जानकारी देता है। स्वयंवर प्रथा की जानकारी देने वाला अभिलेख है ये। पहला भी ये पार्थियाई आए थे। ये तीसरी बाह्य शक्ति। राजधानी इनकी क्या थी? तक्षशिला थी। गोंडोफिरनस आया था पल्लवों का सबसे शक्तिशाली था गोंडोफिरनस। उपलब्धियों की जानकारी मिलती है हमने तख्ते भई अभिलेख से। पेशावर पाकिस्तान से है। गोंडोफिरनस को गुदुवाह। सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संत थॉमस के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी का सर्वप्रथम दल जो है भारत आया था। कुषाण या कुशांग अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे। ये मध्य एशियाई यूची नामक जाति से संबंध रखते थे। कुषाण शासक तो जो था इसका प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक था।
इसकी उपाधि थी राजा वांग के नाम से। कुजल कटफिसेस की केवल तांबे की मुद्रा मिलती है जिस पर यूनानी व ख्रोष्ट लिपि में लेख उत्कीर्ण है। ये संभवतः बौद्ध धर्म से संबंधित था। कटफिसेस भीम कटफिसेस था, इसका ही पुत्र था। सर्वप्रथम कुषाणों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना इसी के नेतृत्व में की थी। सोने व तांबे की मुद्राएं चलाई जिस पर शिव, नंदी और त्रिशूल अंकित है। शैव मतनुयायी था, शैव धर्म से संबंधित था। कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। कुषाण वंश का सबसे महान शासक है। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से भी कनिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन के साथ 2 युद्ध किए थे। मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग जो था, पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 2 राजधानी बनाई, एक पेशावर, एक मथुरा। पेशावर पुरुषपुर के नाम से जानी जाती थी। बौद्ध धर्म को महान संरक्षण दिया। इसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। हीनयान और महायान यहाँ बट गया था। बौद्ध धर्म में विभाजन हो गई थी। यहाँ हीनयान और महायान में बट गए थे। महायान शाखा के अंतर्गत ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। यहाँ के जो विद्वान थे, संरक्षित जो विद्वान है, वो अशुभ घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, शल्य चिकित्सा का जनक चरक को कहा जाता है। पार्श्व के कहने पर ही कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। किसके? पार्श्व के कहने पर विद्वान थे। अशुभ घोष को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। इनकी रचना इम्पोर्टेंट है। बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, सारिपुत्र प्रकरण संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम नाटक ग्रंथ है। चरक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना भी की है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सापेक्षतावाद का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, नागार्जुन। इनकी रचना है प्रज्ञापारमिता सूत्र, माध्यमिक कारिका। वसुमित्र ने विवाद शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है विवाद शास्त्र को। शक संवत स्टार्ट की थी कनिष्क ने 78 ईस्वी में नया शक संवत चलाया था। इसे 22 मार्च 1957 को भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया। विक्रम संवत 557 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। शुंग वंश की बात करें, संस्थापक इसके शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग हैं। मौर्य सेनापति थे शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी। इसी के शासनकाल में यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र की सेना ने हिंद यूनानियों को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। पुरोहित यहाँ के जो थे वो पतंजलि थे। महावासी की रचना जिन्होंने की है। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध साहित्य में कट्टर बौद्ध विरोधी बताया गया है। बौद्ध साहित्य में इसे पुष्यमित्र शुंग को जो बताया गया है वो बौद्ध विरोधी बताया गया है। सातवाहन वंश की बात करें, सातवाहन वंश की, तो इसके संस्थापक जो था वो सिमुक था। दक्कन क्षेत्र में इसका राज्य था। महाराष्ट्र का ज्ञात प्रथम राजवंश है ये। मौर्योत्तर काल में इस वंश का सर्वाधिक लंबा काल रहा है। सतकर्णी प्रथम राजधानी इसकी थी प्रतिष्ठान या फिर पैठान। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया था। दक्षिण भारत में 7 वाहनों के प्रभु सत्ता की स्थापना की थी। अपनी पत्नी नायनिका के नाम पर रजत सिक्के भी जारी किए थे। शांतिप्रिय विद्वान शासक। प्राकृत भाषा में एक प्रसिद्ध पुस्तक गता सप्तशती की रचना की। गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करते हैं। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। शास्त्रों का ज्ञाता था तथा ब्राह्मण धर्म का प्रकांड परिपोषक था। वर्ण व्यवस्था की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया और वर्ण संकर को रोका। उसे द्विजोर हीन जातियों कुटुंबों का वर्धन करने वाला बतलाया गया है। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? वो प्राकृत थी। समाज का सदा मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों ने शीशे और प्रोटीन के सिक्के चलाए थे। इन्हीं के शासनकाल में मूर्ति निर्माण की अमरावती कला शैली का विकास हुआ था। अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण भी इन्हीं के काल में हुआ था। मुख्य विशेषता जो थी इन्हीं के अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप में वो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित बनाया हुआ था। भूमि अनुदान के प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल से ही संबंधित है।